बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दो इश्यूज़ पर मैंने बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों इश्यूज़। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। और देख तो आपने लिया होगा कि मैं आज एक नई जगह से वीडियो कर रहा हूँ। वैसे आपने बताना है मुझे कि मैं कहाँ से वीडियो कर रहा हूँ, यहाँ से आप किसकी वीडियो देखा करते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठकर और डिस्कशन हो रही थी हमारी नवाज शरीफ के फ़ौज मुखालिफ बयानी और एजेंडे के ऊपर। तो मैंने वहाँ पर हमारे दोस्त हैं जुल्करनैन जो समा टीवी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, इमरान वसीम साहब थे, अकील अफजल साहब थे एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। उनको मैंने एक वाक़या याद दिलाया क्योंकि उस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मौजूद था और उनको मैंने बताया कि उस दिन सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में क्या हुआ था। साकिब निसार साहब का दौर था और मैं आपको बल्कि पहले आपको ये बता दूं कि ये वाक़या मैं किसके लिए सुना रहा हूँ और क्यों उनको मोहतात रहना चाहिए। ये मैं वाक़या उनके लिए सुना रहा हूँ जो नवाज शरीफ के कहने पर फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाएंगे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तिहार फैलाएंगे, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएंगे, जो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ ये जो बड़ी साजिश है उसका हिस्सा बनेंगे। ये मैं उनको और उनके घर वालों को ये वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि जो नवाज शरीफ के कहने पर लगकर और घिनौना खेल खेलेंगे तो फिर नवाज शरीफ और नून लीग उनके पीछे नहीं आएगी। क्योंकि आप ये देखें कि नवाज शरीफ यहाँ से जिन्होंने करप्शन की, लूट मार की, मनी लॉन्ड्रिंग की, यहाँ से पैसा बाहर भिजवाया, अपने बच्चों को बाहर असासे और जायदादें बना कर दी, उनके असासे बाहर, उनकी जायदादें बाहर, उनके बच्चे बाहर, उनके कारोबार बाहर, उनका पैसा बाहर, उनका सब कुछ बाहर। वो वहाँ पर बैठे हैं और पाकिस्तान के अवाम को कह रहे हैं कि आप मेरे लिए जदोजहद करें, आप मेरे लिए बाहर निकलें, मेरे लिए यानी मेरे करप्शन केसेस के लिए, मेरी लूट मार को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। जिस कौम को इस बात पर सड़कों पर निकलना चाहिए, सड़कों पर आके हुकूमत को कहना चाहिए कि नवाज शरीफ को, सज़ा याफ्ता मुजरिम को पाकिस्तान वापस लाया जाए, जेल में डाला जाए, लूटा हुआ पैसा वापस निकाला जाए और वो पैसा अवाम पर खर्च किया जाए, उसी अवाम को नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि तुम बाहर निकलो मेरे लिए। तो वो ये था कि नवाज शरीफ ने जब मुझे क्यों निकाला की गर्दान शुरू की और अदलिया मुखालिफ इश्तिहार एक मुहिम चलाते हुए अवाम को इश्तिहार दिलाया जजेस के ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे पनामा के जो 5 जजेस थे जिसमें आसिफ सईद खान खोसा साहब शामिल थे, जस्टिस गुलजार अहमद साहब शामिल थे, जस्टिस एजाज अफजल खान साहब शामिल थे, जस्टिस अहमद सईद शेख साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब शामिल थे। इनके खिलाफ नवाज शरीफ ने इश्तिहार दिलाना शुरू किया और उस इश्तिहार में आपको पता है निहाल हाशमी नायल हुए, तलाल चौधरी के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, दानियाल अजीज़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया। तलाल चौधरी का तो वो बयान था जिसमें खैर मरीम साहिबा ने बड़ी तारीफ़ भी की थी तलाल की कि हमें तलाल जैसे शेरों की ज़रूरत है, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने तकरीर करते हुए कहा था कि मियाँ साहब काबे में भी बुत पड़े थे, तो इस वक्त इंसाफ के इस इमारत में भी बुत बैठे हुए हैं, बुत पड़े हुए हैं, मियाँ साहब आएँ, इन बुतों को हटाएँ, निकालें, तोड़ें, हम आपके साथ हैं। खैर मियाँ साहब ने जब ये बयानिया लिया तो कसूर में एक रैली निकलती है, उसमें पाकिस्तान की अदलिया के ख़िलाफ़ तौहीन में ज़बान इस्तेमाल की जाती है, इंतहाई गलीज़ सतही नारे लगाए जाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो उस वक्त के थे चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, उनकी फैमिलीज़ के हवाले से बहुत गलीज़ चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। उसके ऊपर मुकदमा होता है, मुकदमा होने के बाद लोग गिरफ़्तार हो जाते हैं। जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसके बाद नून लीग उनकी आप ऐसे समझें कि उनका पता भी नहीं करती, कोई पीछे भी नहीं जाता। एक दिन क्या होता है कि साकिब निसार साहब लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचते हैं और साकिब निसार साहब की ये रूटीन थी कि वो हफ्ते और इतवार को छुट्टी नहीं करते थे। हफ्ते और इतवार को वो लाहौर हाई कोर्ट में बैठते थे, लाहौर जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर है उसमें बैठते थे, लोगों के केसेस सुनते थे। और जब से उन्होंने जुडिशल एक्टिविज्म शुरू किया था तो उसके बाद से रिटायरमेंट तक उन्होंने शायद 1 या 2 बार इतवार को छुट्टी की हो, हफ्ते और इतवार को, वरना वो हफ्ते और इतवार को बैठा करते थे। उस वक्त होता यह था कि बहुत से लोग, दर्जनों लोग, 20 लोग सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर इकट्ठे हो जाया करते थे और साकिब निसार साहब अक्सर वहाँ पहुँचकर उनकी बातें सुनते थे, उनकी शिकायत सुनते थे, उनकी दाद रसी करते थे, अहकाम जारी करते थे। एक दिन साकिब निसार साहब गाड़ी से उतरते हैं और अभी लोगों की तरफ जा ही रहे होते हैं कि अचानक 2 ख़वातीन आके उनके कदमों में गिर जाती हैं, अपने दुपट्टे उतारती हैं और अपने दुपट्टे साकिब निसार साहब के कदमों में ढेर कर देती हैं, कदमों में रख देती हैं। और एकदम साकिब निसार साहब पीछे हटते हैं, कुछ और ख़वातीन आगे बढ़ती हैं, उनके पाँव में गिरने की कोशिश करती हैं। सिक्योरिटी एहलकार उनको रोकते हैं और उनको जो नीचे कदमों में बैठी होती हैं ख़वातीन, उनको खड़ा करते हैं। साकिब निसार साहब आगे बढ़कर उनके सरों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि बताएं आपको क्या हुआ है, क्या मसला क्या है, आप क्यों ऐसा कर रही हैं। वो कहती हैं कि जी हमारे बच्चों को इस्तेमाल किया गया है, हमारे बच्चों ने नासमझी में ये काम किया। एक ने कहा कि मेरे खामिद से गलती हो गई है, उन्होंने फ़ौज मुखालिफ और सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ नारे लगाए हैं।
अब वो गिरफ्तार हो चुके हैं, अब वो जेलों में हैं। किसी ने कहा कि मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती, एक खातून ने कहा कि उनके तो घर के वाहिद कफील उनके खामिद हैं, और भी कुछ खवातीन थी, और उन्होंने कहा कि उन्होंने झोलियाँ अपनी उठाकर और उन्होंने कहा कि हम आपसे भीख मांगते हैं इंसाफ की, रहम की, आप हमें माफ़ कर दें, हमारे ख़ानदानों पर रहम करें और आप जो है वो बड़ा दिल करें और हमारे जो वो हैं हमारे जो बच्चे किसी के खामिद गिरफ्तार हैं उनकी रिहाई के अहकाम जारी करें। साकिब निसार साहब ने उनको ओपन कोर्ट रूम में बुलाया, वो तमाम खवातीन कोर्ट रूम में पहुंचती हैं। साकिब निसार साहब एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब करते हैं, पूछते हैं, बताया जाता है कि जिस अदालत में वो केस पेंडिंग है उस अदालत के जज साहब छुट्टियों पर हैं। साकिब निसार साहब ने कहा कि किसी और जज के पास वो केस फ़ौरन ट्रांसफ़र करवाएं, उसको कहीं सुने। और जब ये खवातीन रो रही हैं इस तरह से और इनके ये मान रही हैं कि हमसे गलती हुई है, ये मान रही हैं कि इनके बच्चों से गलती हुई है, एक एक खामिन से गलती हुई है, इनको इस्तेमाल किया गया है, इन लोगों का क्या कसूर है, बेचारों का कोई मसला नहीं है, आप इनको इनका जो है वो उन्होंने अपना वो ऑर्डर लिखवाया कि वो क्योंकि 184(3) के इख्तियारात के तहत उन्होंने कहा कि हम जो है वो जो मामला है उसके ऊपर हम दरगुजर करते हैं और आप नीचे इसको सुनकर और इनके मामले को हल करें, यानी आप इनको ज़मानत दे दें। तो ये होता है उनके साथ, जो नून लीग के कहने पर, जो नवाज शरीफ के कहने पर फ़ौज पर हमले करते हैं, अदालतों पर हमले करते हैं और फिर उसके बाद नून लीग वाले उनके पीछे नहीं जाते। ये तो एक आम कारकुन की बात कर रहा हूँ। हालत तो ये थी कि 99 में 2000 में जब नवाज शरीफ पाकिस्तान से डील कर गए थे, शाहिद खान नवासी जेल में थे, जावेद हाशमी जेल में थे, गौस अली शाह जेल में थे। नवाज शरीफ ने कहा मैं आ रहा हूँ, कल आ रहा हूँ वापस, बस एक दिन के लिए जा रहा हूँ, और तब पता चला कि नवाज शरीफ डील करके बाहर चले गए। नवाज शरीफ अपने खानसामे को तो साथ ले गए थे जो आलू गोश्त बनाता था मियाँ साहब के लिए, क्योंकि मियाँ साहब को आलू गोश्त बहुत पसंद है, लेकिन जो कुर्बानियां देने वाले थे, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी हों, जावेद हाशमी हों, गौस अली शाह हों या दीगर हों, उनको जेलों में छोड़ गए थे। अभी भी जब वो पाकिस्तान से मुबैना और जाली बीमार यहाँ से मामला तय करके गए थे, तब भी सादर रफीक साहब जेल में थे, शाहिद खान अब्बासी जेल में थे, एक दो और भी लोग जेल में थे। उनसे मशवरा किए बगैर, उनको बताए बगैर अपनी डील लेकर और नवाज शरीफ पाकिस्तान से फरार हो गए थे। तो ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाहता हूँ जो नवाज शरीफ के कहने पर अदलिया पर हमले करेंगे, फौज पर हमले करेंगे, कि इन्होंने फिर आपके पीछे नहीं आना। अब हम आते हैं दो और मामलात के ऊपर। देखें, इदारों के लिए फैसला कुन मरला आ चुका है। नवाज शरीफ की तकरीर पर अब पाबंदी लगानी होगी। पहले जब नवाज शरीफ की तकरीर, पहली तकरीर दिखाई गई थी, उस वक्त इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया था नवाज शरीफ की तकरीर दिखाने का। अगर वो तकरीर ना दिखाई जाती तो इस वक्त जो लोगों के अंदर नवाज शरीफ के खिलाफ बयानियां बनाए वो बयानियां ना बनता। इस वक्त जो लोगों के सामने नवाज शरीफ एक्सपोज हुए हैं वो ना होते। ये बहुत अच्छा किया है, एक बार तकरीर दिखाई है, आज भी दिखाई है। इससे क्या हुआ कि तकरीर दिखाने से पता चल गया, नवाज शरीफ का एजेंडा वाजे हो गया, खुलकर सामने आ गया, अवाम के सामने, लोगों के सामने, इदारों के सामने, कि नवाज शरीफ करना क्या चाहते हैं। और उसके अलावा इदारों को जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं उनको पता है कि नवाज शरीफ किसके कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं और किस किस से मिल रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं। ये सारी रिपोर्ट्स इदारों को मौसूल हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि इदारों को पता नहीं है। अब हम आते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसके नवाज शरीफ के ऊपर पाबंदी लगानी होगी, ताकि और उसके बाद फिर नवाज शरीफ वही काम करेंगे जो जैसे अल्ताफ हुसैन के सोशल मीडिया पे अब उनके क्लिप्स आते हैं टिकटॉक के लिए या दीगर ऐप्स के लिए मज़े मज़े के, क्योंकि आप नफ्सियाती तौर पे आप हिल जाते हैं, आपका दिमाग जो है ना वो हिल जाता है कि एक वक्त तो आप बादशाह सलामत की तरह आप बात करते हैं, सारे चैनल्स पे लाइव हो जाते हैं, और बाद में आप एक यूट्यूबर बन कर रह जाएं तो फिर क्या उसके बाद अजीम। और ये वैसे शरीफ खानदान के पास बहुत से एजाज़ात हैं, लेकिन एक और एजाज़ इनके पास आएगा कि एक अजीम इनकलाबी रहनुमा जो है वो यूट्यूबर बनने तक का सफ़र, अजीम इनकलाबी रहनुमा से यूट्यूबर बनने तक का सफ़र नवाज शरीफ मुकम्मल करेंगे। दूसरा मामला है मरियम सफदर साहिबा का। मरियम के ऊपर ये जो इतलात भी आ रही हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी होगी, बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो कोई झूठे केस में गिरफ्तार होंगी। 6 केसेस उनके पेंडिंग हैं, 6 केसेस उनके चल रहे हैं, लेकिन जब शहबाज शरीफ ने मामला तय किए इदारों के साथ, उसके बाद मरियम के उन केसेस पर तहकीकात रोक दी गई थी। उसके बाद वो केसेस आगे नहीं बढ़े थे, जिस वजह से उसके बाद वो रिहा हुई और बाहर आ गई। उस वक्त आप देखें ना क्या माहौल बनाया गया। नवाज शरीफ बीमारी के नाम पे सर्विसेज हॉस्पिटल एडमिट होते हैं, मरियम जो है वो गिरफ्तार थी, मरियम को अपने वालिद के पास शिफ्ट किया जाता है, फिर दोबारा मरियम ने ज़मानत अप्लाई की। और उसने किस बेस पे ज़मानत अप्लाई की थी कि जी वो जो डैडी हैं उनको क्योंकि आदत है मेरे हाथ से मेडिसिन खाने की, वो गोली नहीं खा रहे मेरे बगैर, वो टीका नहीं लगवा रहे मेरे बगैर, वो नर्स खड़ी है ड्रिप लगाने के लिए, मियाँ साहब कहते हैं नहीं मेरी बेटी आएगी तो मैं ड्रिप लगवाऊंगा, तो मियाँ साहब क्योंकि ड्रिप नहीं लगवा रहे, गोली नहीं खा रहे, टीका नहीं लगवा रहे, तो मुझे मेरे पापा के पास जाने दें, वो उनकी हालत बहुत ख़राब है। लेकिन अब वो सारी बातें साबित हो गई कि वो सब झूठ था, वो सब बकवास था, वो सब ड्रामा था। तो अब उनके केसेस वो आगे चलने चाहिए, उनकी इस बेल वो ख़त्म होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए। वो जो केस था वो चौधरी शुगर मिल्स केस था, वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, उसमें तहकीकात होनी चाहिए।
उसके बाद दूसरा मामला है जो उन्होंने नैब के ऊपर हमला किया, नैब के ऊपर जो चढ़ाई की, वो केस भी उनका पेंडिंग है, उसकी भी तहकीकात आगे बढ़नी चाहिए। तीसरा मामला है जो उनका जाती उम्र अराजी केस है, उसका मामला भी आगे बढ़ना चाहिए। चौथा उनका केस है जो ये क्लैबरी फोर्ट वाला जुर्म रहता है, 25 साल बाद भी जुर्म रहता है, उसके ऊपर आज तक तहकीकात नहीं हुई। वो जो जाली डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए थे और उस दिन अजमत शेख साहब ने कहा था कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया, आपने क्या किया इस अदालत के साथ, क्या आपको अंदाजा है कि इसका इस जुर्म की सजा कितनी है? आज तक उसके ऊपर इनको सजा नहीं हुई। पांचवा जो मामला है वो जज अरशद मलिक वाला मामला है। जज अरशद मलिक की एक गैर इखलाकी वीडियो मरियम साहिबा अपने एक नून लीग के रहनुमा के जरिए खरीदती हैं। वो नून लीग का रहनुमा उसका चेक देता है और वो बाद में उसके साथ भी फ्रॉड हो गया कि वो चेक भी जाली था, वो चेक माउंस हो गया। अब मरियम साहिबा ने उसके बाद बताया कि वो वीडियो बहुत गंदी वीडियो थी, मैंने नहीं देखी, आपने भी नहीं देखी, लेकिन क्योंकि मरियम साहिबा ने जिस वसूख के साथ बताया कि वो बहुत गंदी वीडियो है तो ज़ाहिर उन्होंने देखी होगी, तो वो कह रही है ना कि वो बहुत गंदी वीडियो है, तो हम तो अंदाजे लगा सकते हैं कि वो गंदी वीडियो क्या होगी। लेकिन मरियम साहिबा ने जिस वसूख से कहा डेफिनेटली उन्होंने वो गंदी वीडियो देखी होगी, क्योंकि उसी वीडियो का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अरशद मलिक से जो भी मामला तय किए उसी वीडियो की बुनियाद पर किए। वो मामला भी पेंडिंग है, क्योंकि उस वक्त DGFIA को ये कहा गया था उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान आसिफ सईद खान खोसा साहब की जानिब से कि FIA वो ओरिजिनल ऑडियोज़ और वीडियोज़ और वो वीडियो जो अरशद मलिक की गैर अखलाकी वीडियो है वो तहवील में ले, वो बरामद करे, वो ले जिसके पास है, चाहे गिरफ्तारी करनी पड़े, जो भी करनी पड़े। उसके ऊपर भी मरियम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और आखिरी जो मामला है वो यह है कि मेरा ख्याल है इदारों को अब एक और बात देखनी चाहिए। अगर शरीफ खानदान इदारों की दुश्मनी पर उतर ही आया है, फौज के खिलाफ इस मामले में आ ही गया है, तो अब मेरा ख्याल है इदारों को चाहिए कि अब वो मामला भी सामने ले आएँ कि किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में एक टीम बिठाई गई थी जिसको अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह दी जाती थी, और उन लोगों का काम यह था पाकिस्तान की फ़ौज पर हमले करने, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड्स बनाना, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ दुश्मन के बयानियों को आगे बढ़ाना। तो मेरा ख्याल है वो केस भी अब खुलना चाहिए, वो केस भी टेकअप होना चाहिए। ये कुछ मामला हैं मरियम के जो पेंडिंग हैं। ये तो वो हैं जो नॉन केसेस हैं, अननोन पता नहीं कितने होंगे जो पेंडिंग होंगे। तो मेरा ख्याल है अब पाकिस्तानी इदारों को ये फैसला करना चाहिए कि इनको जब भी डील दी गई, ये उस डील और ढील लेने के बाद इन्होंने टाइम गेन किया, ये मजबूत होकर दोबारा इन्होंने इदारों पे हमले किए। तो अब मेरा ख्याल है इदारों को कोई रियायत नहीं देनी चाहिए, ये दोबारा इदारों से राब्ते करेंगे, ये भीख मांगेंगे इंसाफ की तो नहीं, रहम की। और इंसाफ के ऊपर तो फैसले होते तो ये कब से जेलों में होते। एक आम जो बंदा है वो बेचारा तो जेलों में, उसकी तो सुनवाई नहीं होती, उसका तो केस नहीं सुना जाता, और यहाँ पे देखें सजा याफ्ता मुजरिम हो गए और पाकिस्तान से फरार हो गए और अब वापस भी नहीं आ रहे। दो और इशूज़ थे इससे रिलेटेड, उन पे मैं एक इशू के ऊपर अदिल वड़ाई साहब के साथ और एक भी सरकवी साहब के साथ वीडियो कर चुका हूँ, वो आप कम्युनिटी पेज पर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इशूज़ पर बात करेंगे, जो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे उन पर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह करीम हम सब कामयाब नासरू। अल्लाह हाफिज़।